गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ अटके थे कलम? हाँ, हमारा कल लास्ट डिस्कशन था प्रेजेंट वैल्यू पे। हमने अपना क्लास ऑफ किया था प्रेजेंट वैल्यू पे। नाउ प्रेजेंट वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने कल बात किया था कि फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन हम कुछ शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई 1 + r की पावर n। मतलब आज कोई एक अमाउंट हमने डिपॉजिट किया या 3 ईयर बाद 4 ईयर बाद जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो या ए स्टैंड फॉर द मेच्योरिटी वैल्यू, ए स्टैंड फॉर मेच्योरिटी वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन कि वो कितने टाइम बाद आपको मिलने वाला है, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर जो भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। ए यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू है। एन्युटी की बात नहीं की थी हमने यहाँ पे, एन्युटी का अलग फॉर्मूला है। ये यहाँ पे ए का मतलब है मेच्योरिटी वैल्यू, या यूं कहें कि ए का मतलब है एक तरह से फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम एन्युटी की बात नहीं कर रहे हैं। पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था, ये नंबर 29। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 29 छोड़ो, 30 देखो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर। 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। हमें कितना चाहिए आफ्टर 5 ईयर? तो ए एन इज 10,000, एन यानी टाइम इज 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। 5 साल बाद के 10,000 रुपीज की आज की वैल्यू कितनी है? 5 साल बाद जो 10,000 रुपीज हमें मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 दैट वी विल गेट आफ्टर 5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। फॉर्मूला तो आप लोग लगा सकते हैं, फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हम शॉर्टकट की बात करते हैं। तो शॉर्टकट कैसे करना है, इसको मैंने आपको कहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूला 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, a इंटू 1 + i r⁻n। ठीक है, a को अलग रहने दो, यानी 10,000 को अलग छोड़ दो। 1 + r की पावर n, 1 डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका, कैलकुलेटर उठाइए। 1 + r, पहले 1 + r ले लीजिए। 1 + r क्या है? 1 + 9%। ठीक है, फिर इसको डिवाइड इक्वल कर दीजिए, दैट इज रेसिप्रोकल। डिवाइड इक्वल कर दिया। n कितना है? तो 5 बार इक्वल दबाना था, एक बार हो गया, 2 3 4 5, 5 बार इक्वल प्रेस हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10,000, 6499 इज योर आंसर। क्या करना है? वापस समझना। प्रेजेंट वैल्यू के केस में बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आगे जाके फाइनेंस में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो प्रोजेक्ट्स में आज क्या इन्वेस्ट करना है वो हमें पता होता है, फ्यूचर में क्या इनफ्लोज रिटर्न्स हमें मिलने वाले हैं वो पता होता है, लेकिन फ्यूचर्स में जो इनफ्लोज और रिटर्न मिलने वाले हैं उसका क्या निकालना पड़ता है हमें? प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका यह है कि वट एवर इनफ्लो इज देयर, वट एवर कैश पेमेंट इज देयर, वट एवर कैश रिसीट इज देयर, वो आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है, उस कैश फ्लो को आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और हाँ, यहां हमने लिखा है इट इज बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये कहलाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहाँ पे n कौन से ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है? n का मतलब वो पर्टिकुलर ईयर जिस ईयर में आपको फ्लो होने वाला है कैश का, इनफ्लो या आउटफ्लो। अभी यहाँ हमारे पास 10,000 रुपीज कब आने वाले हैं? 5th ईयर में, 5th ईयर के बाद, 5th ईयर एंड। हमेशा n ईयर एंड को डिनोट करता है, ध्यान रखना, n ईयर एंड को डिनोट करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 5th ईयर एंड में हमारे पास 10,000 रुपीज आने वाला है। मुझे 10,000 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उस 10,000 रुपीज को मैं 5th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका इस फॉर्मूले से आता है 1/1 प्लस आर की पावर एन। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज नहीं रखने वाले, शॉर्टकट इसका तरीका क्या होता है, 1 प्लस रेट डिवाइड इक्वल, 1 प्लस रेट आप लिख लीजिएगा 1 प्लस रेट डिवाइड इक्वल, और इक्वल आप प्रेस करेंगे कितनी बार, बार, एन टाइम, जो भी एन है उतनी बार इक्वल प्रेस करेंगे। तो 1 प्लस 9% डिवाइड इक्वल, एक बार प्रेस हो गया, 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया आपको। अब इस फिफ्थ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर को आप अपने अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, योर रिजल्ट विल बी देयर 6499। गॉट इट? हाँ हाँ, मिल गया, डन। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट दैट वी विल रिसीव आफ्टर सम टाइम। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब जहां हम एक बार अमाउंट डिपॉजिट या रिसीव नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। यहां पे तो हमने, यहां पे ये था कि 5 साल बाद 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, आज कितने रुपए के बराबर। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 साल बाद यू विल गेट 10,000 रुपीज, 5 साल बाद के 10,000 आज की डेट में कितने रुपए के बराबर है, तो आज की डेट में वो नियर अबाउट 6,500 रुपीज के बराबर है। यानी आज का 6,500 इज इक्वल टू 10,000 आफ्टर 5 ईयर। यानी 5 साल बाद 10,000 रुपए मिलेंगे तो खुश मत होना कि 10,000 मिल रहे हैं, आपको इक्वलेंट टू 6,500 रुपीज ही मिल रहे हैं वो, क्योंकि तब तक 5 ईयर बाद तक उस 10,000 की जो परचेजिंग पावर है वो 6,500 रुपीज के इक्वल रह जाएगी। मतलब आज की डेट में 6,500 से जो हम परचेज कर सकते हैं, 5 साल बाद 10,000 से हम वही चीज परचेज कर पाएंगे। तो ये मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू का। नाउ अब हम एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो यहां पे ये है, नॉर्मली ये काम में कैसे आता है, ये नॉर्मली काम में आता है आपके लोन के केस में। आज की डेट में हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 10 साल में रीपे करना है, तो मंथली या ईयरली कैसे इंस्टॉलमेंट्स देंगे कि आपका पूरा लोन प्लस इंटरेस्ट रीपे हो जाए। तो ऐसे एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू में यहां हमारा जो रीपेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में, या फिर हम इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, 5 साल बाद कितना रुपए मिलेगा, या 5 ईयर बाद हमें इतने रुपए मिलने वाले हैं या इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हम हर साल कितनी कितनी मनी डिपॉजिट करें ताकि 10 साल बाद वो एक्यूमुलेट होकर इतना मनी बन जाए। तो ये जो एन्यूटी कॉन्सेप्ट है, इस एन्यूटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। फॉर्मूलाज मैंने यहां पे आपको लिख दिया, फॉर्मूलाज यहां पे आपको लिख दिया। फॉर्मूला देखिए, V स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, यहां V का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, V का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। आप चाहें तो इसे PV कर दीजिए, V स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू। A स्टैंड फॉर एन्यूटी, यहां P का मतलब है डिस्काउंटिंग फैक्टर, P का मतलब है टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, और यहां N कितने साल के लिए, N ईयर नहीं है, N है टाइम, और R है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एन्यूटी निकालना हो तो फॉर्मूले को इस तरह से चेंज कर लेंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये P कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये रहा P कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, 1 प्लस R की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R 1 प्लस R की पावर N। ये पूरा P का फॉर्मूला है, P अप टू दैट मच ईयर्स एट दैट रेट, N इंटू आर नहीं, N कॉमा आर, हाँ इट इज N कॉमा आर, कितने साल और कितनी रेट, उसका P निकालना है। P स्टैंड्स फॉर
discounting factor, या you can say it is present value of 1 rupee. मतलब वो एन्यूटी का नहीं है ना भाई, ये एन्यूटी का है। कैसे निकाल सकते हो एन्यूटी बताओ? एन्यूटी कैसे निकालोगे? हर साल के 10,000 की वैल्यू निकालोगे 10 साल तक बैठ के, हर 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू, हर 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू, हर 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू। हाँ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th ईयर बाद के 10,000 की वैल्यू निकाली, फिर 4th ईयर बाद की भी निकालना, 3rd ईयर बाद की भी निकालना, 2nd ईयर बाद की भी निकालना, 1st ईयर बाद की भी निकालना, उसकी टोटल कर लेना। दैट फाइन, दैट्स ओके, दैट इज करेक्ट। कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट टू एन्यूटी है ना, एन्यूटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए। एन्यूटी का स्टार्ट में हमने ये बात किया था, इंस्टॉलमेंट और टाइम गैप सेम होना चाहिए। लेकिन हाँ यहां पे ये बात हो जाए कि सर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तब तो यही करना पड़ेगा जो ऊपर किया था। फिर हमें ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर उसकी टोटल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे पी का मतलब क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। किस रेट से कितने साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने लिया वो यहां पर है। मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज क्यों करते हैं, स्टडी पे ही चलते हैं। 5 लाख का लोन लिया है, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। क्वेश्चन बना दिया जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। हाउस बाय कर रहे हो आप 5,50,000 का, डीपी दिया आपने 50,000, 5 लाख का आपको मिला फाइनेंस एट द रेट ऑफ 15% पर annum, पेएबल इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है। इट्स योर क्वेश्चन। ₹5,50,000 का मकान खरीद रहे हैं हम, उसमें से 50,000 हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, यानी कैश दे रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ आपका फाइनेंस हो गया। भाई 2 व्हीलर बाइक कार कुछ भी व्हीकल खरीदने जाते हैं, कुछ भी तो आता है ना, फाइनेंस पे लेनी है। फाइनेंस पे लेनी, डीपी कितना दे रहे हो, डाउन पेमेंट कितना दोगे, बचा हुआ कितने साल में रीपे करोगे, वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे डीपी दिया 50,000, तो मुझे 50 का डीपी देने के बाद इस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्या है, हमें तो एक चीज मतलब है, लोन कितने का है? 5 लाख रुपीस का लोन है, और ये 5 लाख रुपीस का लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है? पर एनम। ये 5 लाख रुपए का लोन 15% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप कितने टाइम में रीपे करोगे? सर 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे। तो पहली चीज मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम होता है, तो यहां हम बात कर रहे हैं एन्यूटी की। वी आर टॉकिंग अबाउट एन्यूटी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है। दूसरा, प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम है, आज की डेट में उस 12 मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करने वाले हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो वी हमें मालूम है, हमारा वी है 5 लाख रुपए। कितने टाइम में रीपे करोगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे? 12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेगी। कितने टाइम में रीपे करेंगे? 12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? नहीं 15% नहीं, 15 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये एनुअल रेट है और आप पेमेंट मंथली कर रहे हो, ये ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगा। 1.25%। अब इसे फॉर्मूले में रख के यदि हम सॉल्व करने जाएं तो फॉर्मूला देख के और उसकी वैल्यू पुट करके, चलिए पहले मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। ए का फॉर्मूला था V डिवाइडेड बाय P N कॉमा R, और V स्टैंड फॉर 5 लाख, और फिर हमें कैलकुलेट करना है ये P की वैल्यू, और P की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था
1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर n। बताइए p कैलकुलेट करके। इट इज 1 प्लस आर है 1.25% की पावर n, n इज 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.25%, 1 प्लस 1.25% की पावर 12। सॉल्व इट। आप इसे अपने फॉर्मूले से मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। हाँ, जैसे कर रहे हो वैसे करो, कैसे भी करो, इसको सॉल्व करके बताओ। हाँ, बस इसको सॉल्व करना है। पी चाहिए मुझे सिर्फ। क्या हुआ भाई? पी, आई वॉन्ट पी ओनली। कितना आया? 11.0827, ये पी आया। आपका 11.07993, ये आया। दो आंसर आए। देखते हैं अभी किसका सही होगा। पॉइंट्स में डिफरेंस आने से आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट चेंज हो जाएगी। चलो भाई, एक मिनट पहले सबको आ जाने देते हैं। बाकी का क्या? 11.079, एक और आंसर। तो लग रहा है 11.079 ही करेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं का आ रहा है। और बाकी चलो चलो चलो, देखो कितना टाइम लगा। 2 मिनट लगे? 3 मिनट? 2 मिनट मान लें। अब 2 सेकंड लगाते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को करने में। 11.079 आपका आया। जैसे बोल रहा हूं वैसा काम करते हैं, कैलकुलेटर चलाते हैं, जैसा बोल रहा हूं वैसे। इस पूरी कैलकुलेशन को करने का तरीका, 1 प्लस आर डिवाइड इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस कितनी बार? अप टू 12 टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स कर देता हूं मैं। अप टू n टाइम्स, ठीक है। अब इसको क्या करें? हमारे पास 1 प्लस 1.25% डिवाइड इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल अप टू, हमारे क्वेश्चन में अभी कितना है? 12 टाइम्स। तो चलो कैलकुलेटर उठाओ, ऑन का बटन जरूर दबा लेना, ऑन जरूर दबा देना। 1 प्लस 1.25% डिवाइड इक्वल m प्लस, m प्लस ही तो लिखा है मैंने वहां पे, मेमोरी प्लस। एक बार हो गया, फिर क्या क्या? डिवाइड m प्लस, 2 बार। इक्वल इक्वल m प्लस, इक्वल इक्वल जो लिखा है, जो लिखा है। 2 बार हो गया। तीसरी बार इक्वल m प्लस, चौथी बार, पांचवी बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार दबा दिया। 12 बार दबाने के बाद लास्ट में MR, मेमोरी रिकॉल का बटन दबा दीजिए। 11.079 वापस कर लें? वापस करते हैं। आपके कैलकुलेटर में जीटी का फंक्शन है क्या? किसी के जीटी है?
चलिए जीटी वालों को अलग बताऊंगा, एम प्लस वालों को अलग, जिनके जीटी नहीं है उनके लिए अलग। पहले जिनके जीटी नहीं है वो चेक कर लें, वापस समझ लें। 1 + 1.25% साथ साथ कर लो, डिवाइड इक्वल, पहले ऑन का बटन दबा दो, फिर करो 1 + 1.25% डिवाइड इक्वल एम प्लस। मेमोरी नहीं है आपके कैलकुलेटर में? हाँ यही है। अब ऐसा 12 बार करो, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, 2 3 4 5 6। पहला ही गिनेंगे ना, पहली बार करोगे तो दिमाग में क्या हो गया तुम्हारे, वायरस आ गया क्या? एमआर, मेमोरी रिकॉल दबा दो 12 बार के बाद, आ गया बस। आ गया। अभी जिनके कैलकुलेटर में जीटी है, किसके है जीटी? एक मिनट दिखाना। वन पॉइंट, काम नहीं करेगा आपका कैलकुलेट। सबके जीटी में क्या होता है, जीटी का जो फंक्शन है ना ग्रैंड टोटल का, वो कहां से पिक करता है उस पर डिपेंड करता है। आपका पिक कर रहा है हर फंक्शन को, और कुछ कैलकुलेटर्स में पिक करता है ये इक्वल के फंक्शन को। तो इक्वल के फंक्शन में और किसी के जीटी का फंक्शन देना जरा, एक सेकेंड रुको। 1 12.09, आपके भी वही प्रॉब्लम आ रही है, 1.25 ऐड कर रहा है। सबके वही पड़ेगा 1.25। जीटी नहीं, मेमोरी से चलने दो आप, गड़बड़ नहीं करने का है। चलिए शॉर्टकट समझ में आ गया, हो गया। चलिए तो अब ये डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाती है 11.07। 5 लाख को 11.079 से डिवाइड करो तो आपको एन्युटी अमाउंट मिल जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल जाएगा 45,129 रुपीज की इंस्टॉलमेंट। यदि आप मंथली डिपॉजिट करेंगे तो 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका 5 लाख रुपीज का लोन विद इंटरेस्ट रीपे हो जाएगा। बिल्कुल निकालते ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको ना रियल लाइफ रिलेटेड चैप्टर। चलिए एग्जाम्पल आते हैं। Illustration number, example number 31. Let's see. As borrows 5 lakh to buy a house, if he pays equal installment for 20 years, 10% interest on outstanding balance, that will be equal annual installment. 5 lakh का लोन, 20 installment, 5 lakh का लोन, 20 annual installment. So N is 20, A is 5 lakh, rate of interest is 10%। तो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट बतानी है। एनुअली पे कर रहा है तो N20 लिख दिया मैंने। अभी क्या करूं, फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, कुछ नहीं लिखना है फॉर्मूला वमला। नहीं ये नहीं, V 5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख। क्या करोगे, 1 + 10% डिवाइड इक्वल मेमोरी प्लस
ये एक बार हुआ, ऐसा 20 बार करना है। 2 3 टोट MR दबा दीजिए, मेमोरी रिकॉल। रुक हटाइएगा मत कुछ भी, अब आगे और भी। 8.51356 समथिंग आ रहा है कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 5 लाख। परफेक्ट, डिवाइडेड बाय 5 लाख, लेकिन उल्टा डिवाइड है तो डिवाइड इक्वल, डिवाइड इक्वल। आंसर आ गया सीधा 58,729.84 रुपीज, 5879.84 रुपीज एग्जैक्टली। डेसिमल का भी डिफरेंस नहीं है। और ये करने के लिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ना कुछ लिख के वैल्यूज एंड कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है और कैलकुलेटर चलाना है। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। गलत आ रहा है, देखो। अभी करेंगे करेंगे, शांति शांति, पहले और चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32। 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. हर साल 5,000 रुपीज पे किया, 10 ईयर तक पे किया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%? तो आपको लोन अमाउंट बताना है, लोन अमाउंट बताना है भाई। आपको यहां V इज इक्वल टू AP, यहां पे V मालूम नहीं है, A मालूम है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, क्या रेट है, क्या टाइम है? टाइम क्या है? टाइम है 10 ईयर, रेट है 14%। चलाओ, टाइम 10 ईयर, रेट 14%, कैलकुलेटर चलाओ। 1 प्लस 14% डिवाइड इक्वल मेमोरी प्लस कितनी बार? 10। 5.216 मल्टीप्लाई बाय 5,000। लोन अमाउंट था 26,080 रुपीज। बताइए, फॉर्मूले से जाने का है या इससे जाने का है? फॉर्मूले से तो ये निकाला हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 33। Why bought a TV costing 13,000 by making down payment of 3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years? How much would be each payment if the interest on unpaid amount is 14%? लोन कितना है? 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, और एन एन 4 ईयर्स और ईयरली इंस्टॉलमेंट, इसलिए N 4। 14% से 4, कैलकुलेटर 1 प्लस 14% डिवाइड इक्वल मेमोरी प्लस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, रिकॉल, डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइड इक्वल 3,430 रुपीज, 2 रुपीज 5 पैसा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या चाहिए? MCQ है ना, क्या को लिखने का मेरे को कुछ भी, कैलकुलेटर चलाने का है बस। हाँ हाँ, दोबारा चलाइएगा बेटा। 12 से 12 टू 14 मार्क्स का चैप्टर है ये, 12 टू 14 मार्क्स का चैप्टर है। और अभी लग रहा है कि हाँ हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज समझना है बस क्वेश्चन का। यहाँ पे तो पता है कि इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। लेकिन जब कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं तो मेन प्रॉब्लम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ड्यू का निकालना है,
रेगुलर निकालना है, बिल्कुल आ गया, अभी करेंगे ना। सपोज योर मॉम डिसाइडेड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये क्या हो गई, एन्युटी ड्यू, फ्रॉम टुडे एन्युटी ड्यू, एंड में होता तो एन्युटी रेगुलर। ओके, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कितने साल तक, यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक as and when you receive and get 10% per annum interest. What is the present value of annuity? Present value निकालनी है, annuity का present value निकालना है। present value का वही जो अभी किया, फैक्टर निकालो और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब फैक्टर निकालने में एक चीज ध्यान रखना, एन्युटी ड्यू के केस में फैक्टर निकालने में एक चीज ध्यान रखना, एक शॉर्टकट है वो ध्यान रखना, वरना फिर फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। ड्यू के केस में जितना टाइम आपको दिया है ना, उसमें एक कम कर लो, जितना टाइम आपको दिया है उसमें एक कम कर लो, यानी एक पीरियड कम कर लो, और जो रिजल्ट आता है ना एमआर दबाने के बाद, मेमोरी रिकॉल से जो रिजल्ट आता है उसमें वो एक वापस ऐड कर दो। जो टाइम आपको दिया है, जो एन आपका है, उस एन में 1 माइनस कर लो, लाइक 4 ईयर है तो 3 टाइम ही हम यूज करेंगे, और मेमोरी रिकॉल आने के बाद उसमें 1 प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अभी यहां पे देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और टाइम है 5 ईयर्स, तो आप 5 ईयर ना लेके एन कितना लोगे, 4, एन 4 लेके सॉल्व कर लो पहले। 1.1 प्लस 10% डिवाइड इक्वल मेमोरी प्लस, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस मेमोरी रिकॉल करो, +1 मेमोरी रिकॉल करो, उसके बाद करो +1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10,000। 41698 इज योर आंसर। ये ड्यू के केस में आ गया। वो क्या कर रहा है उस पर मत देखो, आंसर ये रहा ना 41698.70। ये क्या कर रहा है वो मत देखो, हमने क्या किया वो समझ में आ गया। जितने एन आप यूज करते हो उस एन में एक कम करके करना है। एन कितना है यहाँ पे 5, आपको 4 टाइम करना है, और फिर मेमोरी रिकॉल करने के बाद उसमें +1 करना है। डन, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। क्या ख्याल है? स्टडी मटेरियल में नेक्स्ट आपको दिया सिंकिंग फंड, कुछ भी नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उतना सा ध्यान रखना है। आपसे यहाँ सिंकिंग फंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए वी क्रिएट्स अ फंड, उसके लिए कि हम फंड बनाते हैं, और उस फंड में मंथली या ईयरली मोड पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं, जिसपे हमें क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को मिला के जो मेच्योरिटी निकल के आती है, दैट विल बी इक्वल टू दैट स्पेसिफिक अमाउंट दैट वी रिक्वायर्ड। मान लो आज से 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए का जरूरत है, तो आज से मैं हर साल कितना रुपए डिपॉजिट करूं, आज से हर साल कितने रुपए डिपॉजिट किए जाएं एट द रेट ऑफ 10%, ताकि वो 10 साल बाद 10 लाख रुपए बन जाए। ऑब्वियसली हर साल 1 लाख रुपए तो जमा नहीं करना पड़ेगा, उससे थोड़ा कम ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। तो अब इस तरह के कॉन्सेप्ट को सोचो, ये लाइन जो मैंने बोली इस लाइन को सोचो, और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में उसमें से इसे कनेक्ट करके बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। आई वॉन्ट 10 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर
that can be deposited on in annual mode at the rate of 10%. So what is the annual installment I should deposit? कौन सा प्रेजेंट वैल्यू कहां है इसमें? अभी कितना चाहिए? नहीं, आपको 3 लाख रुपए 10 लाख रुपए आज की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो फ्यूचर दे रखी है, तो क्या निकालोगे? एन्यूटी ऑफ फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू कहां से? कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू कहां से आ गई इसमें? आपको आज की वैल्यू मालूम करके क्या करना है? आपको क्या मालूम करना है? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट मालूम करने के लिए दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो ताकि आप इंस्टॉलमेंट निकाल लें, या आपको फ्यूचर में वैल्यू मालूम हो तो इंस्टॉलमेंट निकाल लें, और या फिर इंस्टॉलमेंट मालूम हो तो आप क्या निकाल सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। इधर आपको आज की डेट में वैल्यू क्या है ये मालूम है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? इंस्टॉलमेंट। या आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा या कितना देना है वो मालूम है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? इंस्टॉलमेंट। या फिर आपको इंस्टॉलमेंट मालूम है जिससे आप आज की वैल्यू निकाल सकते हो या फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। 4 तरह की तो कॉन्सेप्ट है, भूल जाओ इन सारी चीजों को कि ये सिंकिंग फंड है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर है, ये एन्यूटी वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू है। कुछ भी नहीं जान, मुझे नहीं समझ में आता। हमें एक चीज समझ में आती है इन शॉर्ट सिंपल वे। प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं ना, और इस चैप्टर को हम अकाउंट्स में, फाइनेंस में यूज लेने वाले हैं ना। हम इसे मैथमेटिक्स की तरह तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमें मैथमेटिक्स करने का ही नहीं है यहाँ पे। मुझे मैथ्स पढ़ाना आता भी नहीं है। इन शॉर्ट मुझे बात करनी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से नहीं आएंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू निकालो, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसका एन्यूटी निकालो। नो, यू विल नॉट गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आएंगी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये समझना है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। अभी यहां बोला है कि मुझे, मैं आपको एग्जांपल में सीधा सीधा बोल रहा हूं, मुझे 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हर साल कितने डिपॉजिट करो इंस्टॉलमेंट में? हर साल इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कर रहे हो। जैसे ही बात इंस्टॉलमेंट की आती है, आपके दिमाग में पहली चीज क्लिक होनी चाहिए कि हम एन्यूटी की बात कर रहे हैं। फाइन हो गया? क्लियर? एन्यूटी की बात कर रहे हैं। क्या आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट मालूम है या इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। पहली चीज एक और माइंड में क्लियर हो गई कि मुझे एन्यूटी कैलकुलेट करनी है। पक्का हो गया? एन्यूटी कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये क्लियर हो गया? अब ये जो एन्यूटी कैलकुलेट करनी है, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करनी है या फ्यूचर वैल्यू से? आपको क्या मालूम है, आज की वैल्यू या बाद की वैल्यू? बाद की वैल्यू। 5 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 साल बाद की वैल्यू मालूम है, यानी आपके पास फ्यूचर वैल्यू मालूम है। अब ये बन गया पूरा क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू इज 5 लाख, कैलकुलेट एन्यूटी। तो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी मेथड पता है, करके आए कल, बस वो फॉर्मूला याद कर लीजिए, है ना? क्या था? ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। पक्का? ये तरीका लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो आप क्वेश्चन में अपना डिजायर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन यदि सिंपली सीधा दिमाग में एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू डाल दोगे तो घूमते रहोगे। समझ में आ गई बात? चलिए अभी हम लेके चलते हैं इन सारे जितने भी डिस्कशंस हमने किए, उनको लेके चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पे। ये सिंकिंग फंड अपने आप में एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन था। ये प्रैक्टिकली इन सारे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी मैं क्यूमुलेटिव कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस की बात करूंगा। अब जैसे एक एग्जांपल, ये लीज, कोई फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू दिमाग में मत लाना, पहले क्वेश्चन पढ़ना। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट कॉस्टिंग 3,60,000। एबीसी लिमिटेड के पास एक असेट है 3,60,000 की, जिसे वो लीज पे देना चाहती है 5 साल के लिए। लीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? लीज पे देने का मतलब, इन शॉर्ट एक लेमैन की तरह समझ लेते हैं कि लीज पे देने का मतलब मुझे रेंट पे देना है। अभी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, आपको रेंट मिलेगा, लेकिन आपको रेंट नहीं चाहिए। आपको एक तरह से जितने वैल्यू की प्रॉपर्टी थी,
जितना अमाउंट आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उस अमाउंट पे, उस इन्वेस्टेड फंड पे रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में होता है। तो मैंने 3,60,000 की मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे उससे 5 साल रेंट पे देना है, और मुझे उससे रेंटल मिल रहा है 1,05,000 पर एनम, पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दे रखा है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? अब ये कहां प्रेजेंट वैल्यू, कौन सा फ्यूचर वैल्यू है? कहीं पे कोई लाइन है, कहीं पे कोई कंसेप्ट, कहां कोई एन्यूटी? नथिंग इज देयर ना। लेकिन अब इसको हम अपने उस कॉन्सेप्ट में डालने जा रहे हैं। समझें हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है। हमारे पास 3,60,000 की प्रॉपर्टी है, 3,60,000 की प्रॉपर्टी है जो आप 5 साल के लिए रेंट पे देना चाहते हो, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है 14%। अब आपको रेंट कितना मिल रहा है? आपको रेंट मिल रहा है 1,05,000। अब समझना क्वेश्चन को और इंफॉर्मेशन को। $1,05,000 पर ईयर। देखिए मुझे हर साल 1,05,000 रुपीज मिल रहा है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हर साल 1,05,000 रुपए मिल रहा है। व्हाट इज दिस? एन्यूटी। ये हो गई मेरी एन्यूटी, यानी ए। कोई डाउट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, टाइम पीरियड 5 ईयर, है ना। और ये क्या है? 3,60,000। ये क्या है? आज की वैल्यू है या फ्यूचर की वैल्यू? आज की वैल्यू है ना। ये प्रेजेंट वैल्यू, यानी V इज इक्वल टू APNR। यस और नॉट? है ना। 3,60,000 क्या है? V। लेकिन सब कुछ तो दे दिया, फिर मालूम क्या करना था? मालूम ये करना था कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। ये सेटिस्फाई होता है या नहीं? क्या 1,05,000 रुपीज एन्यूटी से जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 3,60,000 के बराबर है या नहीं? इससे ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, आई एम हैप्पी। इससे कम प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, मुझे नहीं चलेगा। समझ में आया? आप अपने मकान को 1,05,000 रुपए पे रेंट पे देने वाले हो। मकान कितने में खरीदा? 3,60,000 में। चलो इसको भूल जाओ कि 360 में खरीदा। आपको रेंट कितना मिल रहा है हर साल? 1,05,000। एवरी ईयर यू विल गेट 1,05,000 फॉर गेटिंग दैट रेंट एनुअली at the rate of 14%. what amount required to invest? यदि क्वेश्चन ऐसा बोलता तो, यदि मैं ऐसे बोलता तो, what amount required to invest to get 1,05,000 every year at the rate of 14%? तो क्या निकालते आप? प्रेजेंट वैल्यू निकालते। 1,05,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालते। निकाल लिया, निकालो। बताओ बताओ बताओ। 14% से 5 साल का फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू 1 + R। 3,60,473 रुपीज 50 पैसा। $1,05,000 पर एनम का जो रेंट आपको मिल रहा है, इस रेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कितनी? 3,60,473। लेकिन एक्चुअली आपने कितना इन्वेस्ट किया? आपने कम इन्वेस्ट किया है और प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है। खुश? दे दो मकान रेंट पे। बताया था ना क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है बात? ये मत याद करना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं होगा। इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉल्व कैसे होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व करना क्या हो।
सॉल्व तो हो जाएगा क्योंकि 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूलेज हैं। ये ट्रिक भी मत दिमाग में लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले कितने हैं? 5 फॉर्मूला याद करोगे, वैल्यू रखोगे, सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स कर रहे हो आप लोग, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम इस चैप्टर का ये है कि भाई ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमें तो सिखाया गया है फ्यूचर वैल्यू, रेगुलर एन्यूटी, ड्यू एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन ये क्या मांग रहा है? तो क्वेश्चन को आपको रियल वर्ल्ड में जाके प्रैक्टिकली रिवाइज करके बोल के ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट वी वांट। और ये क्या हो गया? ये लीज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो गया। और देखते हैं, अ कंपनी कंसीडरिंग प्रपोजल, समझना क्वेश्चन को अच्छी तरह। अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन, क्या खरीदना चाह रहे हैं हम? एक मशीन। ईदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4000, या तो पूरा का पूरा 4000 रुपए आज ही पे करके खरीद लेंगे हम, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 इयर्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 1250, या फिर हम एनुअली 1250 रुपए का लीज पे से ले लेंगे। कितने साल के लिए? 4 ईयर, और जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%। अब बस इतना सा समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को इतना सा समझना है। आपको एक मशीन खरीदनी है, आपको एक मशीन खरीदनी है जिस मशीन की आज कॉस्ट है कितने की? पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है 1250 पर ईयर फॉर 4 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अलग से दे रखा है। कौन सा ऑप्शन बेटर है? पहले ऑप्शन में आपको बोला आज की डेट में इस मशीन की वैल्यू कितनी है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू। उधर बोल रहा है दूसरे ऑप्शन में कि यार आप एन्यूटी पे ले लो। मैं एन्यूटी से कंपेयर करके आऊंगा कि एन्यूटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और इन दोनों को फिर कंपेयर करूंगा कौन सा ऑप्शन चूज करें। समझ में आया? चलो एन्यूटी निकाल के देखते हैं। 1 + 14% डिवाइड इक्वल कितने साल? 4 साल। 1 2 3 4 रिकॉल इनटू 1250, मतलब लीज पे ले लेना चाहिए, क्योंकि लीज पे जो रेंट हम दे रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3642 आती है, लेकिन एक साथ खरीदते हैं तो आज कितने देने पड़ेंगे? क्या करें? अभी सिंपली सिर्फ ये सोचते, देखो लेमैन क्या सोचता, लेमैन क्या सोचता, आज खरीदूंगा कितने की आएगी? 4000। रेंट पे लूंगा तो हर साल रेंट कितना देना पड़ेगा? 4 साल रेंट देना है, टोटल रेंट कितना दे दिया? यार 4 साल के रेंट पे लूंगा तो 5000 लग रहे हैं, और खरीदने में 4000 में आ रही है। पागल है जो रेंट पे लेंगे हम? यही समझ। और क्या, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करने बैठे हैं ना, हम कोई एन्यूटी वेन्यूटी निकालने नहीं बैठे यहाँ पे। हमें वो बात समझ में भी नहीं आती, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आता है। करंटली दैट मशीन कैन बी परचेज एट 4000। दूसरा ऑप्शन 4 साल के लिए चाहिए यार, 4 साल पे रेंट पे ले लेते हैं, तो 4 साल के लिए रेंट पे लेते हैं तो 1250, 1250 पर ईयर का रेंट है, 4 ईयर का टोटल रेंट बनता है 5000। अब मैं किसी को बोलूं यार या तो 5000 का रेंट दे दे 4 ईयर के लिए, या 4000 रुपए में खरीद ले, क्या करेगा वो? 4000 में खरीदेगा। दिमाग लगा मेरे भाई। नहीं, इधर सिंपल सी बात है ना, 5000 रुपए जेब से निकल रहे हैं या 4000 रुपए जेब से निकल रहे हैं, तो 4000 ही निकालेगा ना आदमी। लेकिन दिमाग लगा भाई, 4000 रुपए आज की आज जेब से निकल जाएंगे, और वहां पे 1250 4 साल में रेंट पे निकलेंगे। तो सर क्या फर्क पड़ता है, निकलेंगे तो 5000 ही ना जेब से। अरे नहीं भाई, वापिस सोच। आज 4000 रुपए 4000 जेब से नहीं निकलने का, 4000 रुपीज की एफडी करवाओ, 4000 रुपीज इंटरेस्ट पे डालो, 14% का रेट मिल रहा है आपको, 4000 को 14% के रेट पे इंटरेस्ट पे डालो, और हर साल उसका जो मेच्योरिटी आए उसमें से 1250 का रेंट निकाल के पे करते रहो। पता चलेगा जेब में 335 रुपए और बच गए, रेंट देने के बाद भी। करके दिखाऊं प्रैक्टिकली?
₹4,000 आज इन्वेस्ट किया 14% पे प्लस 14%, 4,000 प्लस 14%, एक साल बाद कितने बन गए ये 4560 हो गया। इसमें से 1250 का रेंट पे कर दो माइनस 1250 प्लस फिर इसको इन्वेस्टमेंट पे ही रखा तो प्लस 14% रेंट और इंटरेस्ट और मिला। इसमें से फिर दूसरा रेंट पे कर दो 1250 का, बचा हुआ फिर भी इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर प्लस 14% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें से तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दो 1250 की प्लस 14% फिर इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें से लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो 1250 की, 604 रुपए जेब में बच रहे हैं भाई। अभी भी 604 रुपए इन्वेस्टेड बच रहे हैं। 4000 जमा कराए थे, 600 रुपए अभी भी बैंक में पड़े हैं और रेंट भी चुका गया। तो क्या खरीदना बेटर था या रेंट पे लेने वाला था? डिफरेंस आता है। क्या करना चाहिए था? रेंट पे लेना चाहिए। ये समझना है हमें। कोई फाइनेंस मार्केट में सीए करने के बाद ये कोई जो जो बाकी लोग समझ सकते हैं वही समझ में हमारी समझ उतनी वही काम करेगी तो फिर फायदा क्या है? फाइनेंस फील्ड में ये समझना है कि बेटर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, बेटर ऑप्शन ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या हो सकता है। हाँ लेकिन बेटा 4,000 में खरीद रहोगे तो यहाँ पे और कोई डिटेल नहीं दी, तो इसका अजम्पशन ये है कि 4 साल बाद उस एसेट की वैल्यू जीरो होने वाली। ऑब्वियसली बिल्कुल। ये अब ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि सर यहाँ पे तो एसेट मेरी है ना, 4 साल बाद उसको हम बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। तो यदि ऐसा होगा तो स्क्रैप वैल्यू गिवन आएगी, वो आपको गिवन आएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सारी थ्योरी आप सीए इंटर में और सीए फाइनल में अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, समझ में आया? चलो और देखते हैं एक और क्वेश्चन 38। अभी मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लिख के हेडिंग बने हुए हैं। नहीं पढ़ने का मुझे हेडिंग, मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझना है और उसमें वैल्यू कौन सी, फॉर्मूला कौन सा काम में आना है वो समझना है। इलस्ट्रेशन 38 देखें। अ मशीन कैन बी परचेज 5,000 50,000 एंड विल बी कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। Assuming borrowing cost is 10%, determine whether machine should be purchased or not। देखो भैया, एक मशीन खरीदने जा रहे हैं हम। आज की डेट में हम एक मशीन खरीदने जा रहे हैं। आज की डेट में उसकी कॉस्ट है, और ये मशीन आपको पर ईयर कितना कमा के देगी? या आपको पर ईयर 12,000 कमा के देने वाली है। कितने साल तक? ये आपको 5 साल हर साल 12,000 रुपीज का अर्न करके दे रही है। और इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता रहा है? ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो रहा है यहां पे? 50,000 क्या है? पहले वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। देखो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। 50,000 की मशीन खरीदूं, फिर उसे रेंट पे दूं, और 12,000 रुपए हर साल मुझे क्या मिल रहा है 5 साल तक। क्या मुझे रेंट पे देना चाहिए? ऐसे सिंपली देखते तो 5 साल में 12,000 एवरी ईयर, 12,000 पर ईयर, 5 ईयर का रेंट टोटल मिला के कितना होता? 60,000। खरीदा कितने में मशीन? 50 में। खुश? नहीं, आपको 10% का इंटरेस्ट कमाना था। इफ यू विल इन्वेस्ट 50,000 राइट नाउ and you wanna earn 10% on that every year, तो उस बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो अब उस हाँ, बोरिंग कॉस्ट का मतलब यही नहीं, बोरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट रेट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट रेट। यदि आप बोरो करते हो, नहीं है जेब में पैसे मेरे पास, मैं धंधा कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे प्रोजेक्ट लाना है लेकिन लोन पे लाना है, मैं लेके आ रहा हूं अभी लोन पे 50,000 रुपीज 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उससे एक मशीन खरीद रहा हूं और फिर उसे रेंट पे दे रहा हूं जो मुझे 12,000 एवरी ईयर 5 साल तक कमा के देगी, जिससे मुझे अपना लोन और उसका इंटरेस्ट रीपे करना है। फिर भी मेरी जेब में कुछ बचना, तभी काम करूंगा। चेक करें क्या हुआ। सर 50,000 एक प्रेजेंट वैल्यू है, ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू के चैप्टर में है, तो ये वी है, ये वो वी है जो हमें मालूम है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है? एन्यूटी। इस एन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट से मैं वी निकालूंगा, वो वी उस वी से ज्यादा होना चाहिए।
1 plus 10% divide equal 1 2 3 4 5 recall into 12,000 45,489 45,489। तो क्या करें भाई, मना कर दें? कितना आ रहा था अमाउंट? $45,454,809 आ रही है सर प्रेजेंट वैल्यू। यानी 12,000 पर एनम से इनकम हमें मिलती है, तो 5 साल में जो इनकम हमारे पास टोटल आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन 45,000 के आसपास ही है। जबकि उस मशीन को खरीदने के लिए मुझे आज की डेट में 50,000 रुपीज लगाना पड़ेगा। नहीं लगाने का मुझको, नहीं खरीदने का मुझको। ठीक है, आया समझ में? तो अब हमने यही कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड में समझा, यही कॉन्सेप्ट हमने लीज के केस में समझ लिया कैसे यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट हम मशीन परचेज करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में समझ में आ गया। और देखते हैं इम्प्लीकेशन। अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट 10,000 while another machine with useful life of 5 year cost 8,000. The first machine saves labor expenses 1,900 annually and second machine saves labor expenses 1,200 annually. Which machine you will prefer? डेटा लिख लेते हैं। 10,000 और 8,000 का कॉस्ट है, दो मशीन मेरे सामने हैं। मशीन 1 कॉस्ट है उसका 10,000, मशीन 2 कॉस्ट उसका है 8,000। यहां हमें सेविंग मिलती है 2,200 पर ईयर, यहां हमें सेविंग मिलती है 1,900 पर ईयर। ऐसा ही है कुछ। फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस 9,000, फर्स्ट मशीन 1,900, सेकेंड मशीन 2,200। ये 1,900 बचाती है, ये 2,200 बचाती है। ये कितने टाइम तक? फर्स्ट मशीन 7 ईयर और सेकंड मशीन 5 ईयर। कौन सी मशीन बेटर है? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। समझो क्वेश्चन में क्या करने का है। दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, यूं दिमाग में रखो, दो अलग अलग प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट, आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है आज की डेट में, और हर साल 1,900 रुपीज का सेविंग मिलेगा 7 ईयर्स तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। यानी मैं 10,000 रुपया आज इन्वेस्ट करूं, मुझे एवरी ईयर 1,900, यानी एवरी ईयर 1,900 मेरा एन्यूटी। टाइम एवरीथिंग इज गिवन। मैं क्या निकाल लूं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 1,900 का 7 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू और कंपेयर कर लो। 1 plus 10% divide equal 1 2 3 4 5 6 7 recall into 1,900। 9,250। अब सिर्फ यही मशीन आपके सामने होती तो क्या करते? नहीं लेते ना, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 10,000 है, जबकि उससे मिलने वाले बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू 9,250 आ रही है। नहीं लेते। दूसरी मशीन के बारे में सोचते हैं। 5 ईयर 10%, 1.05 डिवाइड इक्वल 2 3 4 5 इक्वल इनटू क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, सबका लगा रहा है मेरा। पहले 1 मिनट वापिस। $8,339.73। क्या करें? बहुत क्लियर है भाई। 8,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ये लेंगे। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूं। मान लो वो 7 ईयर की जगह 8 ईयर कर देते हैं। वापिस करो, फर्स्ट मशीन में 7 ईयर की जगह 8 ईयर।
10,136.36। ठीक है, अब बताओ कौन सी लोग, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अब कंपेयर करो, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अब कौन सी लोगे, M2 लेंगे। दोनों ठीक है, दोनों प्रॉफिटेबल है, लेकिन M2 ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उससे मतलब नहीं मुझे, मुझे उससे मतलब नहीं है दिमाग। ये मैंने कब बोला टाइम कम टाइम ज्यादा रिटर्न, ये बात तो मैंने कभी की नहीं, मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं सिंपली। कितने साल लगेंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भैया। कोई मैं आपको एक कोई ऐसी चीज दूं जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए सस्टेनेबल हो, और मैं कोई ऐसी चीज दूं जिसमें रिटर्न ज्यादा है लेकिन 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। नहीं, लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल है उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, 5 साल में खत्म हो जाएगी उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब एक ही चीज से है, आज की डेट में पैसा ज्यादा बचता किधर है। मैं सिंपली 20 साल कोई मशीन है प्रॉफिट देगी आपको, और कोई मशीन सिर्फ 5 साल ही चलेगी, लेकिन 5 साल में चल के ज्यादा रिटर्न निकाल के दे दे, तो 20 साल वाली से बेटर। तो वो टाइम, यहां पे हमने क्या देख लिया, टाइम भी ले लिया, सेविंग भी ले लिया, कॉस्ट भी ले लिया, सब कुछ एक साथ कंपेयर कर दिया, और फाइनल रिजल्ट में क्या पता चला, 136 रुपीज का प्रॉफिट और 339 रुपीज का प्रॉफिट, सेकंड बेटर है। अब काम में क्या लिया, कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, अब ऐसा लग रहा है फॉर्मूला याद है कि कौन सा लिया था, कौन सा लिया, पता ही नहीं, भूल ही गए हम तो, बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, क्या क्या था ये, कॉन्सेप्ट है बस। याद मत करना कि फॉर्मूले किसका क्या फॉर्मूला है, अपने आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे रिजल्ट बाहर आता जाएगा। ये हमने काम में लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ड्यू वाला होता कि ये जो सेविंग है ये आज से ही शुरू हो जाएगी, तो 1 साल कम करके मेमोरी में 1 प्लस करना था। ठीक है, चलिए बहुत समझदार हो गए हो, अभी आगे समझदारी देखते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन परपीचुइटी की बात आज नहीं करेंगे हम, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखने का मन है मेरा, तो मन को नहीं मारते और एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मुझे बोलो भैया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन है देखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3015 ईयर 5 at 4.5% per annum cumulative interest is CI। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 3015%, 15 ईयर 3000 4.5% निकल जाएगी 15 बार। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 ईयर एट 3.5 निकल जाएगी। निकालो निकालो निकालो, चलाओ कैलकुलेटर। हाँ 3218 है ना, हाँ तो 14 चलेगा, बिल्कुल नियरेस्ट जो होगा, क्योंकि हम पूरे डिजिट यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूले में जाके कम डिजिट के साथ किया हुआ हो सकता है, तो नियरेस्ट आंसर देखना हमेशा। बताओ सेकंड, बताओ सेकंड, बताओ जल्दी से, सेकंड बताओ जल्दी से, चलाओ कैलकुलेटर। देखें सेकंड का आंसर कहाँ दिया हुआ है, कहाँ है आंसर्स, कहाँ है, क्या कर रहे हो, कहाँ, एक्सरसाइज 4C का सेकंड, 4C का सेकंड क्या आ रहा है,
चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। आपने क्या किया? 12%, 3.5 पर अमाउंट ऑफ एन एन्युटी 12% और 12 ईयर 3.5, 1 प्लस 3.5%, 1 2 3 4 5 6 1449 ही आ रहा है भैया, बिल्कुल। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। वैसे ही कैलकुलेट कर लो, 150 इंटू 12 कितना होता है? 1800 तो ऐसे ही हो जाता है, नहीं तो फिर क्या, फिर तो गड़बड़ है। अरे ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं मांग रहा है यार, इट इज आस्किंग फॉर फ्यूचर वैल्यू। कहाँ लिखा है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है? सब प्रेजेंट वैल्यू पे चले गए। द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 ईयर्स। 150 रुपए हर साल जमा कराते हैं तो 12 साल बाद कितने मिलेंगे? सब प्रेजेंट वैल्यू पे चले गए। वो प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते गए, दिमाग में एक ही चीज है, प्रेजेंट वैल्यू। देखो नेक्स्ट देखो, अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है, एन्युटी वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। 4, 5 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखो, a company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest as 5% per annum by annual installment of 1,000 each. The number of year by which debt will be clear. प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 10,000, रीपेमेंट 1,000 एनुअली, एन्युटी दिया हुआ है, आपको टाइम बताना है, नंबर ऑफ इयर्स गायब है, एन बताना है। ठीक है, बिल्कुल सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। नहीं आते हैं बिल्कुल मिलेंगे, बात करेंगे, और 2 छोटे से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में और बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम निकाल के रखेंगे, कल हम इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।